आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से, और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। तुर्की और शाम में जो ज़लज़ला आया उसके बाद हर तरफ वसवसे ही वसवसे फैल गए हैं। सऊदी अरेबिया के अल-दवादमी और गसीम के इलाकों में भी एक दुमदार सितारा नजर आया। लोगों ने देखा कि ये दुमदार सितारा फजाई खिलाफ से टकराया और उसी वक्त लोगों ने इसकी वीडियो बनाई और अपने मोबाइल फोन में सेव कर लिया। वीडियो धड़ाधड़ सोशल मीडिया में शेयर होने लगी, लोगों में चहमे गोइयां शुरू हो गई। चंद रोज कबल रशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी दुमदार सितारा देखने में आया था। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि सऊदी माहिर फलकियात मिस्टर मुल्हिम अल हिंदी ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि उस दमदार सितारे का तुर्की और शाम में आने वाले ज़लज़ले से कोई ताल्लुक नहीं है। दुमदार सितारे मामूल के मुताबिक अक्सर और बेशतर दिखाई दिए जाते रहे हैं। 9 फरवरी की सुबह जजीरा नुमाए अरब के आसमान पर फज़ाई ग़िलाफ़ से सितारे के टकराने पर सऊदी अरेबिया के मुत्तहद इलाकों में रोशनी फैल गई थी। ये रोशनी तेज नीले रंग की थी, जो इस साल पेश आने वाला अपनी नौयत का पहला वाक़या है। इसलिए लोग शाम और तुर्की के ज़लज़ले के बाइस इस तेज नीली रोशनी से बहुत डर गए थे। ये एक बहुत चमकदार सा शहाबिया था जिसे आतिशी गोला भी कहते हैं। इसका हजम आम नौयत के जो शहाबिये होते हैं उससे बहुत बड़ा था। खला में कसीर तादाद में चट्टानें मौजूद हैं और ये कुर्राए अर्ज पर पहुंचने से पहले ही फजाई ग़िलाफ़ से टकराने के नतीजे में हवा में ही तहलील हो जाती हैं। लेकिन इस दुमदार सितारे का तुर्की और शाम के ज़लज़ले से कोई ताल्लुक था नहीं, ऐसा माहिर फलकियात ने बताया। तुर्की और शाम के ज़लज़ले से तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही गुलाबी रंग का, पिंक कलर का एक बहुत बड़ा सा क्लाउड जिसमें बहुत सारी लेयर्स थी, वो तुर्की की फजाओं में देखा गया था। इस क्लाउड का हजम इतना बड़ा था कि लोग इसको देखकर बहुत डर गए थे और ये भी चहमे गोइयां होने लगी कि क्या ये कोई यूएफओ है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में कहा जाता है कि बैरूनी दुनिया की मखलूक, किसी और सितारे की मखलूक जब आती है तो वो यूएफओ में आती है और ये उसी वक्त आती है जब ये दुनिया से राब्ता करने की कोशिश करती है। तो ऐसी सूरत में वो खुद को छुपाने के लिए कुछ इस तरह के क्लाउड्स के अंदर खुद को बंद करती है ताकि अगर कुछ हमला हो तो फिर वो खुद को बचा सके या खुद को ढांप सके या दुनिया की नजर से खुद को पोशीदा रख सके। बीबीसी ने उस वक्त एक रिपोर्ट जारी की थी और ये बताया था कि ऐसा जब होता है जब पहाड़ों के ऊपर फजा में हवा एक तरफ स्टेबल हो जाती है, रुक जाती है। तो ये कुछ पैनकेक सा बहुत बड़ा सा मंजर बन गया था। बीबीसी के जो जर्नलिस्ट थे जो इस बारे में बता रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत भयानक और गैर मामूली सा क्लाउड है। उसके बाद इतना बड़ा ज़लज़ला आ गया तो सोशल मीडिया पर बाकायदा अवाम की, पब्लिक की एक कैंपेन नजर आई जिसमें वो इस बात की तहकीक कराना चाह रहे थे कि ये जो क्लाउड था अजीब सा गुलाबी रंग का, ये असल में क्या था, क्या किसी मुल्क ने ये भेजा था और ये क्लाउड जैसा कुछ ऐसा कुछ केमिकल रिएक्शन किया था कि मसनूई तरीके से, जिसकी वजह से तुर्की में ज़लज़ला आया। ज़लज़ले के बाद बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज गर्दिश करने लगी और ये कहा गया कि ये ज़लज़ला कोई कुदरती आफत का नतीजा नहीं था बल्कि मसनूई तरीके से हार्ट टेक्नोलॉजी के जरिए ये ज़लज़ला मुसल्लत किया गया और इस ज़लज़ले को आलमी सियासत से मंसूब किया गया कि तुर्की की लीडरशिप की पाबदाश में ये ज़लज़ला उस पर मुसल्लत किया गया है ताकि उसको सजा दी जा सके। ये सवाल ज़बान ज़दे आम नजर आया कि क्या हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए इस कदर शदीद नौयत का ज़लज़ला लाया जा सकता है। इस ज़मन में जापान से फारिग तहसील मुहक्किक जियोलॉजिस्ट जाहिद रफ़ी ने अपना तर्जिया पेश किया। उन्होंने ये कहा कि सन 2005 में जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था तो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने सर उभारा था, लेकिन उनका कहना है कि मसनूई तौर पर 5.5 शिद्दत तक का भी ज़लज़ला लाने के लिए एक बहुत बड़े एटमी धमाके की जरूरत होती है। लिहाजा इतने शदीद तुर्की में आने वाले 7.8 शिद्दत तक के ज़लज़ले के लिए ना तो इंसान के पास टेक्नोलॉजी है और ना ताकत है। उनका कहना है कि तुर्की और शाम में आने वाला ये ज़लज़ला कुदरती आफत थी, लिहाजा उन्होंने इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को अपने इल्म तहकीक की बिना पर शवाहिद और दलील के बाइस मुस्तरद कर दिया। इन जियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि मशरकी एनाटोलिया फॉल्ट के नीचे एक लंबी चट्टान ने हरकत की जिसकी वजह से ये ज़लज़ला आया और इसी हरकत की वजह से ये ज़लज़ला एक जगह थमा नहीं बल्कि मुल्कों में ये ज़लज़ला आया। एनाटोलिया फॉल्ट में ज़ेरे ज़मीन चट्टानें टूट फूट का शिकार हो गई थी। तुर्की के जुनूब मशरकी इलाके में वाक़या इस फॉल्ट लाइन के नीचे 3 प्लेट्स जमा होती हैं। इन 3 प्लेट्स को ट्रिपल जंक्शन कहते हैं। इसमें एक प्लेट का नाम अफ्रीकन प्लेट है, दूसरी अरेबियन प्लेट है और तीसरी का नाम यूरोशियन प्लेट है।
बीसियों साल से इन 3 प्लेट्स में यानी कि इन ट्रिपल जंक्शन में एक दबाव, एक प्रेशर डेवलप होता रहता है और जब ये प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो चट्टानें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, जिससे एनर्जी पैदा होती है और जमीन हिल जाती है। यानी इस तरह ये जमीन में जलजले का बाइस बनती है। यही वजह थी कि एक लंबी चट्टान की हरकत करते रहने की वजह से इतनी शिद्दत का जलजला शाम और तुर्की में आया और इतनी तबाही मची। माहिरीन का कहना है कि अब तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी वजूद में आई ही नहीं है जो जलजले के बारे में पहले से निशानदही कर सके। डच साइज्मोलॉजिस्ट माहिर जलजला फ्रैंक हुगर बीट ने 3 दिन पहले ही तुर्की में रोनुमा होने वाले जलजले की पेशनगोई कर दी थी। उन्होंने अपने ज्योमेट्री सर्वे के जरिए ये पेशनगोई की थी और अपने ट्विटर में जहां जहां जलजला आएगा उसका नक्शा भी पोस्ट कर दिया था। उन्होंने अपनी पोस्ट में ये कहा था कि जल्द या बदेर इस खत्ते जुनूब वस्ती तुर्की, उर्दन, शाम और लेबनान में 7.5 शिद्दत का जलजला आएगा और फिर ऐसा ही हुआ। उनकी पेशनगोई के मुताबिक जब जलजला रोनुमा हो गया तो उनकी ये पेशनगोई वायरल हो गई। फिर इन्होंने पोस्ट किया कि जैसा कि मैंने पहले कहा, जल्द या बदेर ये इस खत्ते में 115 और 526 के सालों की तरह होगा। ये जलजले हमेशा अहम सैयारों की ज्योमेट्री से पहले आते हैं, जैसा कि हमारे पास 4 और 5 फरवरी को आया था। फ्रैंक हुगर बीट ने अब एक और भी पेशनगोई की है। उनका कहना है कि अगले 15 दिनों में इसी नौयत का जलजला अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में आने का भी खदशा है। डच जियोलॉजिस्ट फ्रैंक हुगर बीट का ये कहना है कि वो सिर्फ अपने इल्म और एदाद शुमार के मुताबिक ही पेशनगोई कर सकता है। बहरहाल ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन ही होती है और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सिर्फ अंदाजा होता है जिससे पता चलता है कि जलजला आ सकता है और ये अंदाजा गलत भी साबित हो सकता है। लेकिन फ्रैंक हुगर बीट ने जो आफ्टर शॉक वगैरह का जो बताया था उसी स्केल पर वही जलजले तुर्की में और शाम में आए। बहुत सारे लोगों ने फ्रैंक हुगर बीट के आदाद शुमार के इस इल्म को शुकूक व शुबहात की नजरों से देखा। इन लोगों ने ये इल्जाम लगाया कि फ्रैंक हुगर बीट हार्प टेक्नोलॉजी की शैतानियत में इन्वॉल्व है। अब ये हार्प टेक्नोलॉजी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। हार्प एक रिसर्च प्रोग्राम है। अमेरिकी शहर अलास्का से 200 किलोमीटर के फासले पर दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है। हार्प प्रोजेक्ट को कुदरती मौसमों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए बनाया गया था। हार्प का मुखफ़फ़ है द हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। जमीन की एक तह है जिसे आयोनोस्फीयर कहा जाता है। तो जमीन की इस तह में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसे बरकी मकनातीसी लहरें या उर्दू में कह लें, तो इन वेव्स को जमीन की इस तह के अंदर भेजा जाता है तो बहुत ज्यादा दर्जा हरारत पैदा होता है और इससे मौसमों को कंट्रोल किया जाता है। यानी अगर आप इस इलाके में बारिश लाना चाहते हैं या इसे बिल्कुल बंजर करना चाहते हैं तो इस टेक्नोलॉजी से आप ये कर सकते हैं। जमीन की इस तह में इंतहाई लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स पैदा कर इससे बर्फानी तोदों यानी ग्लेशियर को भी पिघलाया जा सकता है। जहाज के इंजन वगैरह पर आग भी लगाई जा सकती है और जमीन के अंदर तेल और मादनियात की तलाश के लिए भी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि जब ये वेव जमीन के अंदर प्लेट्स के साथ टकराकर वापस आती हैं तो यहाँ से अंदाजा हो जाता है कि इस जगह मादनियात और तेल वगैरह मौजूद है। लेकिन सोशल मीडिया में ये बात भी बड़े वसूख से कही जा रही है कि इससे शायद जलजला भी लाया जा सकता है। तो इस तरह की बात का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आगे चलकर फ्यूचर में अगर इस तरह का कोई एहतमाल है कि इससे जलजला भी लाया जा सकता है तो इस बात का पता दुनिया को चल जाएगा। एयोनोस्फीयर की तह जमीन से तकरीबन 70 से 300 किलोमीटर के बीच में होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या बरकी मकनातीसी लहरें, जिसे EM वेव्स भी आप कह लें, तो ये किसी भी बरकी फील्ड में या मकनातीसी फील्ड में, मकनातीसी मैदान में इसके दरमियान जब वाइब्रेशन होती है, कंपन होती है, तो उसके नतीजे में ये पैदा होती हैं। जमीन की तह इयोनोस्फीयर से टकरा कर ये बहुत ज्यादा दर्जा हरारत पैदा करती हैं। ये अमल हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए किया जाता है। ये मकनातीसी लहरें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो हमारे माइक्रोवेव ओवन, वाईफाई और रेडार वगैरह के अंदर भी इस्तेमाल होती हैं। जी जनाब, मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।